जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल एग्जाम फतेह में। साथियों, आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए टोटल 75 प्रश्न हम लोग देखेंगे। और जैसे आपके साथियों एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हिंदी के, सेम डिक्टो वही क्वेश्चंस आप लोग देखेंगे, यानी कि हूबहू साथियों पेपर से पहले आपका पेपर यहाँ पर हो रहा है। तो अगर साथियों ऐसे ही हिंदी के 37 क्वेश्चन आ जाते हैं तो कितना स्कोर आपका रहता है हिंदी में और जीके में, ये एक बार साथियों कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताएंगे। तो क्लास आपके साथियों शुरू हो चुकी है। पहले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि हिंदी की आदि जननी साथियों क्या है। तो संस्कृत को कहा जाता है हिंदी की आदि जननी, जिनका आंसर यहां पर बी था तो बिल्कुल सही था। गरीबों की सहायता करो, इसमें जो साथियों गरीब शब्द आया है इसमें क्या है, ये एक क्या विशेषण है तो मैं कहूंगा नहीं। क्या ये विशेष है तो मैं कहूंगा नहीं। देखिए, अगर गरीबी आता तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा हो जाता, लेकिन गरीब शब्द है, अमीर शब्द है, ये कैसे शब्द होते हैं साथियों, ये जातिवाचक संज्ञा वाले शब्द होते हैं, ये आप लोग ध्यान रखें। उसके बाद देखिए संस्कृति में कौन सा प्रत्यय जोड़े कि ये शब्द साथियों विशेषण बन जाए, बताइए। देखिए यहां पर अगर बात करें संस्कृतीय थोड़ी ना शब्द, ना संस्कृता कोई शब्द होता है, सांस्कृतिक शब्द होता है, ठीक है ना। तो कुल मिला के साथियों ये प्रत्यय जोड़ने पर ये एक विशेषण शब्द बन जाएगा। तो आंसर जिनका भी यहां पर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों यूपी पुलिस कांस्टेबल की आपको एक पीडीएफ दी जा रही है। वो पीडीएफ की अगर बात करते हैं उसमें जो 2024 के साथियों 4 शिफ्ट हुई थे ना साथियों, 4 शिफ्ट, उन चारों शिफ्ट का सॉल्यूशन है। उसके अलावा साथियों मैं आपको बता देता हूं 2006 से लेकर 2024 तक विद 4 शिफ्टों के साथ जो अभी लेटेस्ट हुई हैं, इन सभी का साथियों पीडी यानी कि शिफ्ट वाइज आपको दे रखी है, सॉल्यूशन के साथ दे रखी है। मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके जीएस यूपी जीके हो या चाहे हिंदी हो, सभी के साथियों आपको हल मिल जाएगा। यानी कि आपको हर तरफ भागने की जरूरत नहीं है कि 2024 की पहली शिफ्ट यहां से आपने ले ली, फिर दूसरी शिफ्ट कहीं और से, तीसरी शिफ्ट कहीं और से, सब कुछ आपको एक ही पीडीएफ में मिल जाएगा साथियों। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आपको साथियों यहां पर एक लिंक दिया जाएगा साथियों डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप हमारी टीम के व्हाट्सएप में पहुंच जाएंगे। वहां से साथियों एक बारकोड आपको दिया जाएगा, वहां पर आपको 25 रुपीज का पेमेंट करना है और तुरंत साथियों पीडीएफ आपको साथियों सेंड कर दी जाएगी। चलिए, तो मेरा मानना है साथियों लगभग 60 से 70% तो पेपर आपका वहीं से ही साथियों फंसने वाला है। खैर, अब हाथी का स्त्रीलिंग की अगर बात करते हैं तो हथनी हो जाएगा साथियों हाथी का स्त्रीलिंग शब्द। उसके बाद देखिए दो शब्दों के परस्पर मेल से बने तीसरे शब्द को क्या कहा जाता है तो साथियों समास कहा जाता है। राइट आंसर आपका जाएगा ए के साथ। उसके बाद देखिए अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं बताइए। तो अर्थ के आधार पर को तो साथियों 4 प्रकार के शब्द होते हैं। कौन कौन से? एक तो पर्यायवाची हो गए, एक विलोम शब्द हो गए, एक एकार्थी शब्द हो गए और एक आपके अनेकार्थी शब्द हो गए। तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखें। उसके बाद देखिए ईमानदारी के लिए अंग्रेजी शब्द क्या होगा तो ऑनेस्टी कहा जाता है साथियों, यानी कि ईमानदारी को क्या कहा जाता है तो ऑनेस्टी कहा जाता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को छाटिए। तो देखिए टेलीफोन का विकास नहीं होता है साथियों, आविष्कार होता है। तो टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, ये सही वाक्य होगा। अपन तेरे को, देखिए अपन तेरे को ऐसा शब्द आ जाए तो ये एक तरीके से गलत वाक्य होते हैं। कितना गठित शरीर है ये भी गलत वाक्य है। राजा दशरथ के 4 पुत्र और 1 पुत्री थी साथियों, ये आपका बिल्कुल सही वाक्य हो जाएगा और यही आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है बताइए। लिपि ऐसे थोड़ी ना लिखा जाता है, रेडियो भी ऐसे नहीं लिखा जाता है, लिखत भी ऐसे नहीं लिखा जाता है, लेकिन मैथिली यहां पर साथियों बिल्कुल शुद्ध वाक्य हो जाएगा, सॉरी शुद्ध शब्द हो जाएगा और शुद्ध शब्द ही आपसे यहां पर पूछा गया था। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से मेघावी में प्रयुक्त प्रत्यय साथियों क्या है। तो यहां पर जो वी लिखा हुआ है ना साथियों, वहां में बड़ी ए की मात्रा वी, ये आपका एक प्रत्यय हो जाएगा साथियों मेघावी में। तो जिनका भी आंसर यहां पर ए था तो बिल्कुल सही था। उसके बाद देखिए किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं लगा हुआ है बताइए। देखिए अगर यहां पर साथियों कु उपसर्ग हम माने और चाल अलग हो जाए, बिल्कुल साथियों कर्म यहां पर अलग हो जाए कु उपसर्ग बचेगा, रूप यहां पर अलग हो जाए कु उपसर्ग बचेगा, लेकिन शल यहां पर अलग नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि रूप का कुछ मतलब होता है, कर्म का कुछ मतलब होता है, चाल का कुछ मतलब होता है, लेकिन शल का कुछ मतलब नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसका पहली बात तो संधि विच्छेद नहीं हो सकता, और जिनका संधि विच्छेद नहीं हो सकता ना तो उसमें उपसर्ग हो सकता है ना उसमें प्रत्यय निकल सकता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि कौन सा शब्द तत्सम
है साथियों बताइए? तो ये आपका तद्भव है, ये भी आपका तद्भव है, ये भी तद्भव है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी यानी कि अग्र शब्द की बात करते हैं तो ये आपका एक तत्सम शब्द हो जाएगा। उसके बाद देखिए कौन सा शब्द साथियों तद्भव है बताइए? तो अगर तद्भव शब्द की बात करें, देखिए ये आपका तत्सम है, ये आपका तत्सम है, ये आपका तत्सम है, लेकिन अमीय शब्द की अगर बात करते हैं तो ये आपका एक तद्भव शब्द हो जाएगा। तो जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी था तो बिल्कुल सही था। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। तो यहां पर अगर साथियों बात करें कि विपद का आपका साथियों विलोम क्या हो सकता है, तो विपद का विलोम क्या हो जाएगा साथियों? संपद हो जाएगा। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए ग्रस्त की अगर साथियों विलोम की बात करते हैं तो ग्रस्त का विलोम क्या होता है? मुक्त होता है। यानी कि ग्रस्त का विलोम पूछे तो मुक्त बताना और मुक्त का विलोम पूछे तो साथियों ग्रस्त बताना। उसके बाद देखिए प्रवृत्ति की अगर बात करें साथियों तो प्रवृत्ति का विलोम क्या होगा? प्रवृत्ति का विलोम आपसे एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, निवृत्ति होता है। प्रवृत्ति का विलोम क्या होता है साथियों? निवृत्ति होता है। चलिए अब यहां पर अगर बात करें साथियों तिरस्कार का संधि विच्छेद आपको बताना है, बताइए। देखिए तिरस्कार का संधि विच्छेद ये नहीं होता है, तिरस्कार का संधि विच्छेद होता है तेरह धनकार। और ऐसा कौन से ऑप्शन में है साथियों? ऐसा ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल लॉक हो जाता है। उसके बाद देखिए द्रौपदी की अगर बात करें तो इसका संधि विच्छेद साथियों क्या हो सकता है बताइए? इसका संधि विच्छेद साथियों होगा द्रौधन अपी। क्या हो जाएगा साथियों? द्रौधन अपी हो जाएगा। सही जवाब जिनका भी यहां पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अत्यधिक की अगर बात करते हैं साथियों अति धन अधिक हो जाएगी। यानी कि अगर बात करते हैं साथियों अति धन अधिक इसका संधि विच्छेद होगा तो बिल्कुल साथियों इसका संधि विच्छेद होगा। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए शीतर्तु की अगर बात करते हैं साथियों शीतर्तु का संधि विच्छेद क्या हो सकता है बताइए? तो इसका संधि विच्छेद साथियों क्या हो सकता है? शीत धन ऋतु इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपका जाएगा सी के साथ। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है ऋतु अनुसार की अगर बात करते हैं साथियों इसका संधि विच्छेद क्या हो सकता है बताइए? चलिए तो देखिए संधि विच्छेद की अगर बात करें दो शब्द होना चाहिए और दोनों शब्द जो होना चाहिए वो सार्थक सार्थार्थक शब्द होना चाहिए। यानी कि उन शब्दों का कोई मतलब होना चाहिए, उसका ही साथियों संधि विच्छेद हो सकता है। और एक और मैं आपको बात बता दूं साथियों यौगिक शब्द जो होते हैं ना, यौगिक शब्द का ही संधि विच्छेद हो सकता है, रूढ़ शब्द का संधि विच्छेद नहीं हो सकता है। यानी कि ये शब्द आपका एक यौगिक शब्द हो जाएगा। उसके बाद देखिए आस पड़ोस शब्द में साथियों कौन सा समास है? देखिए या तो लग जाए साथियों योजक चिन्ह या अगर बीच में आ जाता है साथियों और शब्द। तो अगर साथियों और आ जाए या योजक चिन्ह आ जाए और दो शब्द यहां पर लिखे हो तो यहां पर आस पड़ोस शब्द में कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा साथियों, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका जाएगा सी के साथ। उसके बाद देखिए मातृभाषा की अगर बात करें यानी कि मातृ की भाषा, तो इसमें साथियों समास आपसे पूछा जा रहा है तो इसमें तो साथियों संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि अंडे सेना साथियों मुहावरे का मतलब क्या होता है बताइए? अंडों को पकाना या घर पर ही बैठे रहना या अंडे पैदा करना या अंडों का व्यापार करना? तो मैं कहूंगा साथियों घर पर ही बैठे रहने को क्या कहा जाता है साथियों? एक तरीके से अंडे सेना कहा जाता है। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या साथियों कितनी बताई गई है बताइए? तो अगर बात करें भरत मुनि के अनुसार कितनी बताई गई है, तो भरत मुनि के अनुसार साथियों 8 रसों की संख्या बताई गई है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए हिंदी कथा साहित्य में सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानीकार साथियों कौन है बताइए? तो अगर बात करते हैं साथियों मुंशी प्रेमचंद की, तो आप लोग ध्यान रखेंगे हिंदी कथा साहित्य में सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानीकार कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद ही हैं। उसके बाद देखिए जन्मेजय का नागयज्ञ की रचना किसकी है बताइए साथियों? तो ये किसकी रचना है? ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। किसकी रचना है साथियों? जयशंकर प्रसाद की रचना है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए साथियों छा ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है बताइए? देखिए छा ध्वनि की अगर बात करते हैं तो ये तो साथियों एक तरीके से संयुक्त व्यंजन है आपका, ठीक है ना? क्या है साथियों? ये आपका एक तरीके से संयुक्त व्यंजन है। तो संयुक्त यहाँ पर कहां पर लिखा हुआ है? आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। और जिनका आंसर यहाँ पर सी था तो बिल्कुल करेक्ट था। उसके बाद देखिए साथियों यहाँ पर अगर बात करें 4 व्यंजन आपके सामने हैं, यानी कि शाह है, चा है, सा है, हा है। इन व्यंजनों के बारे में आपसे पूछा जा रही है प्रकंपी व्यंजन कहलाए जाते हैं, स्पर्शी व्यंजन कहलाए जाते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाए जाते हैं या ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहलाए जाते हैं। तो मैं कहूंगा साथियों ऊष्म संघर्षी व्यंजन ये कहलाए जाते हैं शा, शा, सा और हा। उसके अलावा आपसे पूछा जाता है या, रा, ला, वा, इनको क्या कहा जाता है सर? अंतःस्थ व्यंजन इनको कहा जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिए जैसा शब्द
निम्नलिखित में से क्या है। यानी कि अगर साथियों हम लोग बात करते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पर अगर लिखूं जैसा आदमी, क्या लिखूं साथियों, जैसा आदमी, तो साथियों आदमी की विशेषता किसने बताई साथियों, जैसा शब्द ने बताई। यानी कि विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। तो जैसा कैसा शब्द हो जाएगा, ये आपका एक विशेषण शब्द हो जाएगा और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर भी हो जाता। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि यह आम पका है और वह कच्चा, वाक्य में यह क्या है बताइए। तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि यह शब्द जो है ना, ये क्या है शब्द, यह सार्वनाम है, सार्वनामिक विशेषण है, प्रविशेषण है या परिमाणवाचक विशेषण। तो ये साथियों सार्वनामिक विशेषण, जैसे मान लीजिए ये कुर्सी मेरी है, ठीक है, तो इसमें यह शब्द क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण हो गया। वह पुस्तक मेरी है, तो वह पुस्तक की अगर बात करें, वह आया, तो वह क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखें। उसके बाद देखिए बेटा शब्द का साथियों स्त्रीलिंग क्या होगा, तो जाहिर सी बात है बेटा का बेटी हो जाएगा और बेटी का पुल्लिंग पूछे साथियों तो बेटा आपको बताना है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि सकर्मक क्रिया वाला वाक्य साथियों बताइए कौन सा है। देखिए रोना अकर्मक क्रिया है, चढ़ना अकर्मक, गिरना भी साथियों। तो लेकिन अगर बात करते हैं सतीश ने केले खरीदे, तो यहां पर आपका साथियों एक सकर्मक क्रिया आ जाएगी और सकर्मक क्रिया आ जाएगी साथियों, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है बताइए, ये देशज शब्द है या विदेशज शब्द है या तत्सम शब्द है या तद्भव शब्द है। तो मैं कहूंगा साथियों ये तो देशज शब्द है। कैसा शब्द है साथियों, ये देशज शब्द है। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अंगना शब्द का समानार्थी शब्द है बताइए। तो अगर बात करें साथियों अंगना शब्द का समानार्थी शब्द जो होगा वो आंगन हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, आंगन हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न साथियों हंस का अर्थ नहीं है। देखिए हंस का अर्थ सूर्य है, मराल है, जीवात्मा है, लेकिन साथियों कमल नहीं है। अब कमल नहीं है साथियों तो यही आपका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, यहां पर साथियों अगर हम लोग बात करते हैं दो शब्द यहां पर लिखे, एक तो अवधि लिखा हुआ, एक अवधि लिखा है। ये जो होता है साथियों एक प्रकार की बोली होती है, ठीक है ना। ये क्या होता है साथियों, ये एक प्रकार की बोली होती है। लेकिन इस वाले अवधि की बात करते हैं तो इसको साथियों हम लोग क्या कह सकते हैं, एक तरीके से यहाँ पर साथियों समय को एक तरीके से यहाँ पर कह सकते हैं, ठीक है ना साथियों। तो कुल मिला के अगर बात करें जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए था तो बिल्कुल सही हो जाता। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए साथियों सामान्य ज्ञान के यहाँ पर साथियों क्वेश्चंस अब हम लोग देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों यानी कि नेपाल के साथ और भूटान के साथ और चीन के साथ लगती हैं। तो जो साथियों भारत का एक ऐसा राज्य सिक्किम है जिसकी सीमा नेपाल के साथ भी लगती है, भूटान के साथ भी और चीन के साथ भी लगती है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर अगर बात करें कि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर साथियों कौन सा है, तो यहाँ पर अगर बात करें गॉडविन अस्टिन, आप लोग ध्यान रखेंगे गॉडविन अस्टिन साथियों भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, ये आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों हिमालय की, तो हिमालय आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि हिमालय ही पर्वत श्रेणी है साथियों जो कि भारत की नवीनतम है। एक तरीके से भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है बताइए। तो किसकी बात चल रही है साथियों, अजंता की बात चल रही है। अजंता आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाया जाता है, तो क्या कहते हैं साथियों, इसको गुरु शिखर कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, गुरु शिखर कहा जाता है। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी की अगर बात करते हैं तो अरावली की अगर बात करें तो ये सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है तुजु दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है साथियों बताइए। तो अगर बात करते हैं तुजु दर्रे की, तो तुजु दर्रा भारत को म्यांमार देश से जोड़ता है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। तो यहां पर साथियों आप लोग देख रहे हैं कि हिंदी के आपने साथियों सबसे पहले जो देखे वो लगभग साथियों 37 क्वेश्चन देखे। उसके बाद साथियों जीके के आप लोग यहां पर जो देखने जा रहे हैं साथियों वो 38 क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं, यानी कि कुल मिला के साथियों ये 75 क्वेश्चंस आपके होंगे और एग्जाम में भी आपके ऐसे ही साथियों 75 क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को देखिएगा और अपनी हिंदी और सामान्य ज्ञान की तैयारी को मजबूत कीजिएगा। उसके बाद देखिए साथियों भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे बड़ी वाह नदी गंगा नदी है, ये आपको मालूम होना चाहिए। राइट आंसर आपका सी के साथ। चलिए
उसके बाद देखिए नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो साथियों किस राज्य में बहता है? मध्य प्रदेश में बहता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका जाएगा ए के साथ। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो सतलज की अगर बात करें साथियों, सतलज नदी का उद्गम भारत में नहीं है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका जाएगा सी के साथ। उसके बाद देखिए भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील साथियों कौन सी है बताइए? तो वूलर झील आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाए, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है साथियों? तो वूलर झील है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक झील ये साथियों किस राज्य में है? तो लोकटक झील की अगर बात करते हैं साथियों तो मणिपुर में है। कहां पर है साथियों? ये मणिपुर में है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील वूलर झील साथियों कहां पर है बताइए? तो देखिए यहां पर अगर बात करते हैं साथियों जम्मू कश्मीर आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए भारत की प्रसिद्ध लैगून झील की अगर बात करें तो यह है मानसरोवर, चिल्का झील, पुलिकट झील, डल झील। तो मैं कहूंगा साथियों लैगून झील की जब भी बात आए तो चिल्का झील साथियों आप लोग लगाएंगे। उसके बाद देखिए भारत के किस राज्य में फुलहर झील है बताइए? तो ये तो फुलहर झील तो साथियों कहां पर है? उत्तर प्रदेश में फुलहर झील है। यानी कि फुलहर झील साथियों कहां पर है साथियों? उत्तर प्रदेश में आपकी फुलहर झील है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण इनमें से किस नदी पर किया गया है? तो किस नदी पर किया गया साथियों? दामोदर नदी पर किया गया है। सही जवाब आपका सी के साथ जाएगा। भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है, तो कब कब होती है साथियों? अक्टूबर नवंबर में होती है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए भारत में सर्वाधिक वर्षा की अगर बात करें साथियों तो क्या आपका यहां पर साथियों राइट आंसर हो सकता है? देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। देखिए अगर इन ऑप्शंस की बात करते हैं और ऑप्शंस की मदद से आंसर देने की कोशिश करते हैं तो मासिन नान आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर स्थित है बताइए? तो किस पर स्थित है अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो चिनाब नदी पर स्थित है, आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है बताइए? तो जाड़े के मौसम में साथियों वर्षा कहां पर होती है? ओडिशा में होती है। कहां पर होती है साथियों? ओडिशा में होती है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? तो किस मानसून से होती है साथियों? दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। राइट आंसर आपका जाएगा बी के साथ। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहां पर है साथियों बताइए? तो कहां पर है साथियों? जिनका भी आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि देहरादून, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे कि अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय वन सर्वेक्षण का विभाग का मुख्यालय कहां पर है तो देहरादून में आपको मालूम होना चाहिए। भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है, इसके जन्मदाता कौन है? तो इसके जन्मदाता साथियों कौन है बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। तो के एम मुंशी साथियों इसके जन्मदाता हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों कि विश्व के कुल वन क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा भारत में है? तो यहां पर अगर बात करें 2.82% आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना साथियों कब हुई थी बताइए? तो 1981 में साथियों इसकी स्थापना की गई थी, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है बताइए? तो अगर कर्नाटक की अगर बात करते हैं ना साथियों तो आप लोग ध्यान रखेंगे चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है साथियों? कर्नाटक है। उसके बाद देखिए भारत के प्रमुख वनस्पति कौन सी है बताइए? यानी कि अगर बात करते हो भारत की प्रमुख वनस्पति कौन सी है तो क्या आपका साथियों राइट आंसर होगा पतझड़ वन। आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि भारत में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान साथियों ये कहां पर स्थित है बताइए? तो ये कहां पर स्थित है? भारत में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान साथियों उत्तर प्रदेश में है। कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान साथियों कहां पर है बताइए? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की जब हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का नाम आता है साथियों। यानी कि अगर आपसे पूछे साथियों कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है तो एमपी में आपको बताना है, यानी कि मध्य प्रदेश में आपको बताना है। उसके बाद देखिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें साथियों तो यहां पर आपका क्या सही जवाब होगा? तो ये तो साथियों कहां पर है? उत्तराखंड में है, ठीक है ना।
कहां पर अगर बात करें साथियों, ये आपका जो पड़ेगा साथियों उत्तराखंड में बनेगा पड़ेगा, और यहां पर उत्तराखंड साथियों कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो आंसर आपका जाएगा डी के साथ। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य साथियों कौन सा है बताइए, तो कौन सा है, कार्बेट है साथियों। कार्बेट बाघ अभ्यारण्य भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। उसके बाद देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, तो भारत में साथियों 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी साथियों कौन सी है, तो जब सबसे ज्यादा साथियों महत्वपूर्ण मिट्टी के नाम बात आती है तो जलोढ़ मिट्टी हो जाता है आपका बिल्कुल सही जवाब। यानी कि अगर बात करते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है, तो जलोढ़ मिट्टी है। उसके बाद देखिए कि भारत की सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार है, यानी कि अगर बात करें भारत के सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, कह सकते हैं भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी साथियों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो तुरंत साथियों वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद देखिए, भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका है बताइए, तो कितने प्रतिशत की बात चल रही है साथियों, 24% की बात चल रही है। यानी कि समस्त स्थल का अगर बात करें तो समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत, तो 24% जलोढ़ मिट्टी से ढका है। भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या है, नहरें, तालाब, कुएं या नलकूप और कुएं, तो मैं कहूंगा साथियों नलकूप और कुएं इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए, भारत के किस भाग में तालाब का सिंचाई के साधन के रूप में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो यहां पर आपका राइट आंसर आपको हो जाएगा दक्षिणी भाग में। यानी कि भारत के दक्षिणी भाग में तालाब का सिंचाई के साधन के रूप में साथियों सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद देखिए, अगले नंबर का क्वेश्चन और आज की इस क्लास का अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन जो कहां पर किया जाता है साथियों बताइए, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या साथियों पंजाब। तो इसके बारे में साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैं आपको दे रहा हूं और होमवर्क के लिए दे रहा हूं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 75 का ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, तो इसका राइट आंसर आपको साथियों कमेंट सेक्शन में देना है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, एक बार इस वीडियो को साथियों अवश्य शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।